आपके एक अजीज दोस्त श्री प्रकाश शुक्ला का नाम काफी मशहूर हुआ कई सारे अच्छे और बुरे कारणों से। मैं सतीश उस मंदिर में पढ़ता था। हाँ। और वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़ता था। मोहल्ले में खेलने कूदने एक ही चूँकि मोहल्ला था, उनका वहीं डेयरी फार्म था और संपर्क स्टूडेंट लाइफ में था। 13 जून को जो घटना हुई 1998, बृजबिहारी प्रसाद बिहार सरकार के एक मंत्री की हत्या होती है, उसमें श्री प्रकाश शुक्ला उस हत्या को अंजाम देते हैं। नाम में फिर आपका भी नाम जुड़ा। आप उस वक्त कहाँ थे जब? गैंगस्टर कौन था, गैंग चलाता कौन था, रुपया कौन असूलता था, सब जानता है। और बदनाम कौन होता था? 98 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा था, उसी दरमियान उनकी हत्या हुई। और उस घटना में जब घटना हुई तो उसमें 5 लोग मारे गए और मैं उस गाड़ी में बैठा था। मैं बच गया। देवेंद्र दुबे मारे गए, उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसमें FIR हुआ। FIR में बृजबिहारी प्रसाद जी उस घटना में स्वयं शामिल थे। मैंने अपने आंखों से देखा था। और उसमें विनोद सिंह, मोतिहारी के विनोद सिंह वगैरह वगैरह तमाम अपराधी किस्म के लोग थे। और पूरी सरकार की साजिश के तहत देवेंद्र दुबे की हत्या हुई। बहुत निर्मम हत्या, सैकड़ों गोलियां चलाई गई थी। उस घटना में मैं बच गया। किस तरह बचा भगवान जानता है। देवेंद्र दुबे की हत्या क्यों की? बृजबिहारी को क्या खतरा था देवेंद्र दुबे से? अब राजनीतिक उसमें चुनाव चल रहा था। देवेंद्र दुबे क्यों गुमराह करके बृजबिहारी प्रसाद से उनकी हत्या कराई गई? बृजबिहारी प्रसाद को डर था कि हमको गोली चला देंगे। हमको तो डाउट होता है कि बृजबिहारी को लगा कि हमको गोली देवेंद्र दुबे चला देंगे। और उधर से वो आ रहे थे तो देवेंद्र दुबे को पहला गोली चलाने वाला उसमें विनोद सिंह, जो लक्ष्मेश्वर साहब भी मारा गया था बृजबिहारी प्रसाद के साथ, इसने भी अपनी कार्बाइन से गोली चलाई, सरकारी कार्बाइन से। लेकिन सब लिपापोती हो गया। अब उस पर चर्चा भी बेकार है, लेकिन जो सत्य है वो मैं आपके कैमरे के द्वारा। उस चुनाव पर आते हैं जब आप निर्दलीय जीते। क्या उम्र होगी अगर हम इस पे देखें? उस समय तो हमारी उम्र 23 साल थी, लेकिन हाँ, उसमें उम्र में MLA हुए थे। कम थे और जेल में थे आप। हाँ, बेऊर जेल में थे। सूरज दादा भी उस समय बेऊर जेल में सूरज जी भी चुनाव थे। और सूरज भान जी ने भी करीब, हमको लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीते थे। 1,02,000 वोट मिला था। और सूरज भान जी उसमें 72 या 73। इस चुनाव की कहानी बहुत रोमांचक है। आप बताइए कि रात को क्या क्या हो रहा था जब काउंटिंग हुई आपसे? निद्रा में सो गया तो सूरज भान जी हमको जगाए। अच्छा। और सूरज भान जी गए और कहे गए उठो, चुनाव जीत गया, तुम भी चुनाव जीत गए, चलो। तब वो एकाएक वो हमको आए और मिठाई लेकर के और जगाए, चुनाव हिला करके काफ़ी। सूरज भान जी ने पहला न्यूज़ दिया कि तुम चुनाव जीत गए। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में, जहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा। साहबुद्दीन से मेरी दोस्ती थी, संबंध थे। क्योंकि साहबुद्दीन एक दुनिया के लिए कुछ भी हो, एक दोस्त परस्त इंसान, जिसके साथ उसकी दोस्ती होती थी, उसके लिए वो अपना कुछ भी कुर्बान कर देता था। साहबुद्दीन आदमी बहुत अच्छे थे मेरी नज़र में। जब वो पकड़ के जेल में बंद थे और आए बेऊर जेल में, तो गीता भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, रामायण भी पढ़ते थे। उस बेऊर के पीरियड में 3 बड़े नाम जो आप, मतलब आपके साथ 2 और बड़े नाम अंदर थे। और कौन लोग थे उस? धूमल सिंह थे, सुनील पांडे थे, मुन्ना शुक्ला थे, रामा सिंह थे। सारे लोग तो उस समय जेल में बंद थे। और सारे लोग जेल से विधानसभा में लोग आते थे। साधु यादव बड़का जमींदार के राजा का लड़का नहीं है, हथुआ महाराज के लड़के तो नहीं है। बड़का उद्योगपति का बेटा है क्या साधु? साधु तो लालू को बदनाम करके और पैसे कमाने का काम किया। साधु या सुभाष हो, टाटा की कंपनी हो, महिंद्रा की कंपनी हो, गाड़ी खिंचवा लेना, गाड़ी मंगा लेना, ये लोग तो लालू को बदनाम किया। लालू उतना गलत काम नहीं करते थे। लालू को तो गलत काम साधु सुभाष करके साधु ने करके बदनाम किया। इन लोगों का तो हम लोग फाड़ के रखते थे। साधु को मिसा के माई हम तब जाता नहीं रांची, अब देखिए सदुआ सुबह कोनो चीज़ पर 10 पर तरह से करिए, कुछ तो मत करिए, बिना हमरा से पूछ ले, चाहे बिना भोला के बताइए। तो साधु जादू ऐसे ऐसे छोटे भाइयों का, नेताओं का नाम मैं लेना नहीं। समर्थन हट जाता है, लोग भीगी बिल्ली बन गया नहीं यार। कौन पूछ रहा है? कुकरो पूछ रहा है। तेजस्वी यादव से आपके कैसे रिश्ते? कहता ना, जो मेरा बेटा राजन तिवारी नहीं हो सकता, तो लालू प्रसाद यादव का बेटा लालू प्रसाद नहीं हो सकता। नीतीश जी के बेटा को एक्टिव होना चाहिए राजनीति। इसलिए हमारे बचे खुचे कार्यों को पूरा करेगा। नीतीश का खून है, नीतीश जी का जब खून है तो काम तो नीतीश जी की तरह करेगा। अभी ईमानदार है। नीतीश कुमार से बढ़िया नेता अभी पूरे देश में भी नहीं। अगर नीतीश कुमार जी का नेतृत्व हटा दीजिए तो बिहार में बीजेपी भी गौण है। जिस पार्टी से मैं हूँ उस पार्टी को बता रहा हूँ, बीजेपी में भी कोई नेता नीतीश कुमार के टक्कर का नहीं है। जब तक नीतीश जी चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई हटा नहीं सकता।
और 2029 के आपके सामने ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ 2029 के होने वाले प्रधानमंत्री। पता नहीं हमको कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी को मालूम नहीं। मैं सुना हूँ अपने यहाँ से, उसमें 2 ही लोग थे, मैं लाइव सिटीज पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको सुना रहे हैं बिहार से जुड़ी रोचक कहानियां, पॉलिटिकल इंटरव्यूज और कई सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज। और इस कड़ी में एक और बेहतरीन एपिसोड आपके सामने लेकर मैं यानी कि अक्षय आनंद हाजिर हूं। और अगले 1 घंटे बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि जिसकी स्टोरीज को पूरा देश सुन रहा है, जिसका कीवर्ड यूट्यूब पे सबसे ज्यादा भारी है, और उस केस पे जुड़े एक ऐसे व्यक्ति आज हमारे साथ हैं। उनकी पॉलिटिक्स को जानेंगे। अब वो भाजपा में है, मगर जिन कहानियों को दूर से देखने वाले लोग सुना रहे हैं, उसे सबसे पास से जिसने देखा उसकी जुबानी भी सुनेंगे और उनकी पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करेंगे। लाइव सिटीज के इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं आज पूर्व विधायक और भाजपा के बड़े नेता राजन तिवारी। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज पॉडकास्ट। आपको भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लंबा करियर रहा, मगर कई सारी कठिनाइयां आई। आप आज कोर्ट से बरी हैं, सुरक्षित हैं और बाहर हैं। भाजपा का लीडरशिप देख रहे हैं, भाजपा के लिए नेतागिरी कर रहे हैं और आने वाले चुनावों में भी हमें उम्मीद है कि आप मजबूती से खड़े होंगे। पिछले चुनावों में भी हमने आपकी भूमिका देखी। आप जब 2000 में निर्दलीय जीते तब, और आज तक की जो कहानी रही, वो एक कहानी आपके साथ और जुड़ती है, आपके अजीज दोस्त श्री प्रकाश शुक्ला की। बार बार आपका नाम उनके साथ आया, मगर ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। आज आप सारे मामलों में बरी हैं, मगर आपने काफी नजदीक से उन घटनाओं को देखा है। और इस वीडियो में हम इन तमाम चीजों पर बात करेंगे और शुरू करेंगे आपकी कहानी से कि आप तो गोरखपुर के रहने वाले थे, लेकिन आज बिहार में आपका नाम, आपके भाई का नाम, जो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बड़े लीडर के रूप में देखा जाता है। तो ये यूपी टू बिहार का जर्नी कैसे शुरू हुआ? देखिए, बिहार हमारी माता का जी का घर है, बिहार मेरा ननिहाल है और उत्तर प्रदेश मेरी कर्म भूमि है, वहाँ मेरा पिता का घर है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर जनपद सगौरा गांव मेरा गांव है और बिहार मेरी राजनीतिक कर्म भूमि है और मेरी जन्मभूमि है। चूँकि माता जी का घर यहीं पे है, इसलिए मैं बिहार से काफ़ी लगाव मेरा रहता है। मुझे याद है 2019 में चर्चाएं चल रही थी और बहुत विश्वस्त सूत्रों ने यह बताया कि कांग्रेस ने आपके नाम को फाइनल कर दिया था, मगर आप चुनाव नहीं लड़े 2019 नहीं, 2019 का चुनाव मुझे लड़ना था राष्ट्रीय जनता दल से, लालू यादव ने। सॉरी, हम 24 कह रहे थे। इस बार भी तो कांग्रेस नहीं, 2019 में मुझे लालू यादव जी ने कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है पश्चिमी चंपारण से, लेकिन किसी कारणवश वो टिकट नहीं दे पाए। तो नहीं दे पाए तो उससे मैं काफ़ी मर्माहत हुआ और उस समय मैं काफ़ी लोगों से सलाह मशवरा करके और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने पर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और इस बार जो मैंने 19 कह दिया, दरअसल 24 था। हमें पता लग रहा था कि 24 में कांग्रेस कह रही है कि भाई आपको टिकट दिया जाए, मगर आपने ही मना किया। नहीं, इसलिए मना कर दिया कि बार बार दल नहीं बदलना। अपने जीवन काल में मैंने 2 राजनीतिक दल की सदस्यता ली। पहला दल था लोक जनशक्ति पार्टी। 2000 में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद मैं रामविलास पासवान जी में आस्था व्यक्त करके उनके लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी। चूँकि मैं बाल्यकाल स्वयंसेवक हूँ, मैं सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग गोरखपुर का पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मुझे भाजपा से तो लगाव बचपन से रहा है। और आपको एक बात बता दूँ कि गोरखपुर में जब हम लोग रहते थे बचपन में और इंटरमीडिएट से लेकर ग्रेजुएशन तक, तो हमेशा जो है मंदिर की राजनीति होती थी और हमारे उस समय के गुरु गोरक्षनाथ जी के पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी चुनाव लड़ते थे और हम लोग उनको मदद करते थे और हमेशा चुनाव में उनको जितवाने का काम करते थे। बाद में 96 में योगी आदित्यनाथ जी का पदार्पण हुआ और महाराज जी को हम लोगों ने मदद किया, सब लोग पूरे तन मन धन से, और वो चुनाव जीते। तब से लगातार वो MP रहे। अभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। गोरखपुर के कॉलेज लाइफ में बहुत रोमांच हुआ। काफ़ी यंग एज थी आपकी जब आपके नाम बड़े बड़े केसेस में जुड़ रहे थे। आपके एक अजीज दोस्त श्री प्रकाश शुक्ला का नाम
काफी मशहूर हुआ कई सारे अच्छे और बुरे कारणों से। तो उस कुछ नहीं कहानियां मैं उस मैं मैं वक्त मैं की। रोकना चाहता हूँ, हाँ क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला से मेरी कभी दोस्ती नहीं रही। हाँ आना मैं मेरे साथ कभी कॉलेज में क्लास में पढ़ा हो, क्योंकि हाँ मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था हाँ। और वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़ता था। हम्म। तो उससे मेरी कभी दोस्ती नहीं रही। हाँ, मोहल्ले में खेलने कूदने एक ही चूँकि मोहल्ला था, तो दाऊदपुर में श्री प्रकाश शुक्ला रहता था और हम लोग ललाटपुर में रहते थे, तो खेलने कूदने वो आते थे, उनका वहीं डेयरी फार्म था। तो उस दरमियान परिचय बात था, लेकिन ऐसा कोई मेरा उससे संबंध नहीं था। वो क्या करता था, क्या नहीं करता था, इसलिए मैं ज़्यादा श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में उतना ज़्यादा हमको मगर नाम बार बार आपका आता रहा। नाम इसलिए आता रहा कि चूँकि हम श्री प्रकाश शुक्ला उसी स्कूल में कॉलेज में खेलने आता था जहाँ हम लोग खेलते थे, और संपर्क स्टूडेंट लाइफ में था। बचपन में जब वो खेलने आता था तब से मेरा संपर्क था, लेकिन बाद में अपराध के लाइन में जब वो आया तब से मेरा उससे कोई दूर दूर का नाता नहीं रहा और दूर दूर से कोई संबंध नहीं रहा। और जितने भी मुकदमे मेरे साथ श्री प्रकाश के लगाए गए, तो एकदम निहायत ही, मतलब उसको कहा जाए कि हमको फंसाने के लिए राजनीतिक साजिश के तहत, चूँकि मैं हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ता था और स्टूडेंट लाइफ में जब जब कोई गरीबों पे अत्याचार करता था, कमज़ोर छात्रों पे अत्याचार करता था, तब मैं उनकी आवाज़ बनता था। इसलिए मुझे फंसाया गया जानबूझ करके। ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ा कि आपकी उनसे बातचीत रही, क्योंकि एक करियर का लंबा समय आपने 2000 में निर्दलीय चुनाव जीता बिल्कुल, बिल्कुल। और एक लंबा समय इन केसेस की वजह से आपको मुश्किलों के हाँ, बीच बिल्कुल, बिल्कुल झेलना पड़ा, गुजारना पड़ा। बिल्कुल झेलना पड़ा। श्री प्रकाश शुक्ला जी के चलते हमको बहुत झेलना पड़ा। लेकिन हमको, आपको मैं बता दूँ आपके माध्यम से, अब किसको-किसको मैं सफाई दूँ कि मेरे उससे संबंध नहीं थे। यही प्रेस, यही मीडिया, यही पुलिस प्रशासन मेरे साथ उसके रिश्ते अटूट बना के रखे, जोड़ के रखे, लेकिन अब किसको-किसको अपना सफाई देता नहीं, रहूँ। आज बा इसीलिए हम लोग। मैं किसी को अपना सफाई देना भी हाँ नहीं चाहता, हाँ चूँकि मेरे साथ उससे कभी आपराधिक रिश्ते नहीं रहे। ना मैं कभी अपराधी का साथ दिया, हाँ। ना आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति का शिकार बनाया गया और फर्जी मुकदमों में मुझे फँसाया गया। आज इन्हीं सब मिथ को तोड़ने के लिए हम और आप यहाँ आमने सामने बैठे हैं हाँ, तो देखिए और इस ना, पे खुल के बात करेंगे आज। कोर्ट ने भी हमको बेदाग साबित किया। हाँ और चूँकि झूठा मुकदमा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। हाँ। थोड़ा-सा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और मुझे न्याय मिला। और मैं सबका अपने समर्थकों का शुक्रगुज़ार हूँ कि सबके आशीर्वाद से, सबके स्नेह आशीर्वाद से मुझे बाइज्जत बरी सब केसों में हुआ। 13 जून को जो घटना हुई 1998, हाँ। ब्रिज बिहारी प्रसाद बिहार सरकार के एक मंत्री की हत्या होती है, उसमें श्री प्रकाश शुक्ला उस हत्या को अंजाम देते हैं। नाम में फिर आपका भी नाम जुड़ा। आप उस वक्त कहाँ थे जब यह घटना अब हो रही थी? अब देखिए, मैं बता दूँ कि घटना कौन किया, नहीं किया, हाँ ये तो आज तक पता नहीं चला। हाँ और कौन-कौन फँसा, मैं कैसे फँसा, मुझे खुद नहीं पता। इसलिए उस घटना के विषय में ना मैं कुछ जानता हूँ, ना उस पे कुछ चर्चाएँ करना चाहता हूँ। हाँ, मैं फँसा, उसके चलते जेल में रहा, तो मुझे काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, काफ़ी मुझे बदनामी का भी खमियाजा भुगतना पड़ा, और उससे मेरी काफ़ी पारिवारिक क्षति भी हुई। जी। 4 नाम, आनंद पांडे, अनुज प्रताप सिंह, सुधीर त्रिपाठी और राजन तिवारी, 3 इस दुनिया में नहीं है। आप हैं तो आप ही बताइए अपने हिस्से का सत्य और कुछ श्री प्रकाश शुक्ला नहीं, के मैं हिस्से क्या का बताऊँ, सत्य। मैं बता रहा हूँ ना आपसे कि आनंद पांडे तो मेरा क्लास फेलो था, हाँ। और साथ सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था। और वो आनंद पांडे और श्री प्रकाश की दोस्ती अच्छी थी। और वो लोग किस नाते, किस कारण से इस अपराध लाइन में गया, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि परिवार के अच्छे लोग थे। जहाँ तक मुझे श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में जानकारी है, क्योंकि शहर एक, मोहल्ला एक, तो जानकारी तो रहेगी ही रहेगी। तो किस कारण से अपराध में गया, आज तक मुझे पता नहीं चला। एसटीएफ के मुखिया रहे आईपीएस राजेश पांडे अब कई साक्षात्कार में आपका नाम लेते हुए भी हेजिटेट नहीं करते हैं कि आप भी उनके साथ कहीं नहीं, थे, राजेश पांडे जी टीआरपी बनाने के लिए मरे हुए व्यक्ति के बारे में चाहे कोई कितना हूँ अपना छपवा ले, किताब लिख ले, बुक लिख ले, अब उसकी बुराइयों को छाप दे, उसकी अच्छाइयों को छाप दे, लेकिन सत्य की परे लोग, हमको तो लगता है सिर्फ टीआरपी, जितने भी यूट्यूब चैनल है,
जो श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे वगैरह वगैरह तमाम माफियाओं का जो मर गए सदियों पहले, जो शताब्दी हो गया मरे उन लोगों को, वैसे वैसे लोगों को लेकर के आज अपना टीआरपी बढ़ाते हैं। तो हमको नहीं लगता कि ये सब चीज़ दिखानी चाहिए, क्योंकि आजकल के जनरेशन में आजकल के बच्चे उन लोगों के नाम को अपना आइडियल मान करके अगर अपराध लाइन में चले जाएं तो हमको लगता है कि ये तो बिगाड़ने का काम आज है। मेरा इंटरव्यू भी इस कीवर्ड के बिगाड़ने का घूम रहा है। मैं बता इसका रहा हूं, यही कारण है कि बिगाड़ने के लिए इतना views आजकल के जो देखिए है। आजकल के बच्चे हम्म, जो शिक्षित और बेरोजगार दोनों हैं, हम्म, तो जैसे जैसे इन माफियाओं के टीआरपी को लोग बढ़ाने के लिए यूट्यूबर, चाहे प्रेस मीडिया, चाहे राजेश पांडे जैसे विद्वान आईपीएस सीओ थे पहले, वो बाद में आईपीएस बने, तो राजेश पांडे जैसे लोग अगर ये घटनाओं का फर्जीकरण करके और ये घटनाओं का संबोधन करते हैं तो हमको लगता है कि न्यू जनरेशन को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। न्यू जनरेशन, चूँकि आज देखिए आज का अपराध क्या है, आजकल छोटे भैया आदमी किसी को कोई मार देता है। घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। अभी पिछले दिन मैं गया था, हमारे ही शहर में एक घटना हो गई, दोस्त ने दोस्त को मार दिया। तो घटनाओं का अब कोई मतलब नहीं रहा ना। पहले एक होता था कि सिस्टम से लड़ाई चलती थी। पहले एक होता था कि आदमी अपने स्वाभिमान, मान सम्मान, अपनी रक्षा के लिए लड़ता था। पहले होता था कि अपने ज़मीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। पहले लड़ता था कि अपने स्वाभिमान बचाने के लिए लड़ाई जाती थी। पहले होता था कि अपने मान प्रतिष्ठा और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। लेकिन अब कोई मतलब नहीं रहा। अब तो पैसे के लिए अपराध होता है और अपराधी पेशेवर है। ये जो आपने बात कही, इसी पर कल हम एक इंटरव्यू देख रहे थे साधु यादव का। उसमें वो लाइन से 8-9 नाम लेते हैं कि पहले तो सवर्ण ही अपराधी थे, उस लिस्ट में आपका भी नाम शुमार। मेरी बात सुनिएगा, साधु यादव, हाँ, ये लालू यादव को तो खा गया साधु यादव की। लालू यादव की 15 साल की सरकार दोबारा मुस्को भव नहीं हो रही है। साधु यादव का नाम भी हम लोग लेना नहीं चाहते, क्योंकि ना साधु यादव पॉलिटिशियन रहे ना कुछ रहे, और अपने जीजा और अपनी बहन के नाम पर सांसद और विधायक बन गए। तो साधु यादव जैसे ऐसे छोटे भैयों का, नेताओं का नाम मैं लेना नहीं पसंद। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई कुछ चल रही है? फॉरवर्ड बैकवर्ड की कोई लड़ाई नहीं। आज के समय में सनातन वंशियों को एक होने का समय है। आज का जो समय है हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचने का समय है। आज का जो समय है वो हम जितने भी सनातन वंशी हैं, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अगड़ा, दलित, महादलित, माने ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, इन सबों को एक होने की ज़रूरत है। अगर ये एक नहीं होंगे तो हमारा देश टूट जाएगा। इसलिए सबको एक होने की ज़रूरत है, और जात को तोड़ो जमात को जोड़ो की राजनीति करने की ज़रूरत है। वो समय आ गया है। कहानी को भी पैरेलली लेके चलते हैं। एक बार फिर आपका नाम आया, 13 जून को ब्रिज बिहारी हत्या, 14 जून को अजीत सरकार की हत्या। इस दोनों दिन आप बताइए कि थे? मेरा घर कहाँ है? मैं गोरखपुर का रहने वाला। हाँ। 13 जून को यहाँ जोड़ दिया जाता है, 14 जून को पूर्णिया में जोड़ दिया जाता है, जो पप्पू यादव का एरिया है। तथाकथित पप्पू यादव बहुत बड़ा नेता है वो, और सांसद हैं। उनके साथ मेरा नाम जोड़ दिया जाता है। तो मैं अकेला सिंगल आदमी पूर्णिया चला जाता हूँ। ये सब आपको नहीं लगता कि मनगढ़ंत हो क्यों रहा है? ये आपको नहीं लगता कि नहीं, आपको नहीं लगता कि ये मनगढ़ंत कहानी बनाई गई होगी? आपको नहीं लगता? आप आज बरी हैं, आप आज मेरे सामने बैठे हैं, इन नामों में से कई सारे लोग मेरी बात सुनो, पप्पू यादव को तो मैं जानता भी नहीं। हाँ। पहले जानता भी नहीं था पप्पू यादव कौन है, क्या है। पप्पू यादव के विषय में मैं बाद में किताबों को जाना कि अर्जुन यादव एक थे, उन्हीं के साथ रहते थे, और अर्जुन यादव के मरने के बाद पप्पू यादव वहाँ नेता बने। और पप्पू यादव को भी देखता हूँ, वो भी बड़े श्री प्रकाश शुक्ला और फला का नाम लेकर के तमाम बातें कह डालते हैं। तो मरे हुए इंसान के विषय में जो मर गया, वो बुरा हो या भला हो, जो चला गया उसके बारे में जिक्र नहीं करनी चाहिए, और जो जिंदा है उसके विषय में जिक्र करनी चाहिए। अच्छा हो या बुरा, अगर कमेंट भी करना हो तो जो भी जिंदा हो उसके विषय में बात करनी चाहिए। आपके साथ ऐसा कौन साजिश कर रहा था? क्या सरकार को नहीं, जब कोई, देखिए मेरी बात, जब एक जगह अपराध में नाम जुड़ जाता है तो पुलिस को जब कोई नहीं मिलता है तो किसी गैंग को, चाहे किसी लोग को फंसाने के लिए, केस को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए, किसी राजनीतिक प्रेशर में किसी का नाम जोड़ देना है। अब
पूर्णिया में घटना कौन किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम। अजीत सरकार एक अच्छे लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, 5 बार के विधायक थे। उनकी अदावत किसके साथ थी बाद में पता चला कि पप्पू यादव के साथ थी, बाद में पता चला तमाम लोगों के साथ थी, पप्पू देव के साथ था, पप्पू यादव के साथ था। किसने मारा, कौन मारा, एफआईआर होता है, देखिए एफआईआर हुआ पहला, उसमें पप्पू देव अन्य 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 मुलजिम बनाए गए। बाद में 3-4 महीने बाद मुझे कैसे दो किसी पता नहीं किस साजिश के तहत मुझे घसीट दिया गया। तो ये सब राजनीति हुआ ना मेरे साथ, लेकिन न्याय है, ऊपर वाले पे भरोसा है, माँ जगत जननी पे भरोसा है, हनुमान जी पे भरोसा है, और मैं बाइज्जत बरी हुआ। एक और हत्या हुई देवेंद्र दुबे की, कहा जाता है कि आप भी उनके साथ थे नहीं, और देवेंद्र बहुत क्लोज इनकाउंटर था कि आप वहां बच पाए। देवेंद्र दुबे एक मेरे मित्र थे चूंकि मेरे ननिहाल के थे, मेरी ननिहाल के गांव के बगल में एक टिकुलिया गांव, वहाँ के थे, और एक अच्छे मित्र थे मेरे, और मात्र मेरी उनकी दोस्ती 7-8 महीने की थी। और चुनाव पार्लियामेंट का चल रहा था, हमको लगता है कि 97 या 98 में 22 घटना हुई। फरवरी की घटना हाँ, है। 98 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा था उसी दरमियान उनकी हत्या हुई। और उस घटना में जब घटना हुई तो उसमें 5 लोग मारे गए, और मैं उस गाड़ी में बैठा था, मैं बच गया। देवेंद्र दुबे मारे गए, उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसमें एफआईआर हुआ। एफआईआर में बृज बिहारी प्रसाद जी उस घटना में स्वयं शामिल थे, मैंने अपने आंखों से देखा था। और उसमें विनोद सिंह, मोतिहारी के विनोद सिंह वगैरह वगैरह तमाम अपराधी किस्म के लोग थे, और पूरी सरकार की साजिश के तहत देवेंद्र दुबे की हत्या हुई। और देवेंद्र दुबे की बहुत निर्मम हत्या हुई, सैकड़ों गोलियां चलाई गई थी। उस घटना में मैं बच गया, किस तरह बचा भगवान जानता है। किस तरह बचे, थोड़ा मतलब हमको तो मतलब उस समय एक आदमी के घर मिलना था, एक सुबोध पांडे थे, उनसे मिलना था। देवेंद्र दुबे को मिलना था, उनको गाड़ी में से ही बुला रहे थे। वॉशरूम के लिए मैं बाहर निकला गाड़ी में, चूंकि उनके बगल में, जस्ट बगल में उनके बैठा था मैं, गाड़ी से बाहर निकला, वॉशरूम कर ही रहा था, तब तक तो 3-4 गाड़ियां आई और गाड़ी से गोलियां चलने लगी। तो गाड़ी की रोशनी में तो आदमी पहचान में आता है कौन क्या घटना कर रहा है। लेकिन सरकार चूंकि उस समय आरजेडी की थी और आरजेडी के कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसलिए कोई मुकदमा लिपापोती कर दिया गया। अब उस घटना में तो सारी चीजें तथ्य सामने है, कौन मारा क्या मारा, लेकिन सब जग जाए। कुदरत ने आपका उस दिन हाँ, साथ दिया, कुदरत ने साथ दिया, और माता जी की और पिताजी के आशीर्वाद से मेरी जान बच गई। आपकी माता जी भी काफी एक्टिव रही पॉलिटिक्स में, उन्होंने नहीं, मेरी माता जी कभी पॉलिटिक्स में, हाँ, समाज सेविका थी। का और हमारे नाना जी पढ़ रहे थे, हमारे नाना जी, देखिए बता देते हैं, हमारे नाना जी आज़ादी के बाद से 1977 तक लगातार मुखिया रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे। भरत प्रसाद शुक्ला नाम था, और उस समय दामोदरपुर पंचायत हुआ करता था, दामोदरपुर पंचायत के वो थ्रू आउट मुखिया रहे, आज़ादी के बाद से लेके 77 तक, जब तक मुखिया का चुनाव हुआ। तो हमारे नाना जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सामाजिक थे, व्यक्ति थे, मुखिया थे। और उनकी बड़ी बेटी, उनके 5 पुत्र और 2 पुत्रियाँ। तो मेरी माता जी बड़ी हैं, तो मैंने 4 मामा के बाद मेरी माँ है। तो मेरी माता जी, जब हम राजनीति में आए 2000 में, तो मैं सोचा कि चूँकि नाना जी मुखिया रहे हैं तो माता जी को ब्लॉक प्रमुख बनाए। माता जी तब से लेकर आज तक ब्लॉक प्रमुख पद पे आसीन है। माता जी स्वस्थ हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं और समाज की सेवा करती रहती हैं। देवेंद्र दुबे की हत्या क्यों की? बृज बिहारी को क्या खतरा था देवेंद्र दुबे से? अब राजनीतिक उसमें चुनाव चल रहा था, देवेंद्र दुबे क्यों गुमराह करके बृज बिहारी प्रसाद से उनकी हत्या कराई गई। बृज बिहारी प्रसाद को डर था कि हमको गोली चला देंगे। हमको तो डाउट होता है कि बृज बिहारी को लगा कि हमको गोली देवेंद्र दुबे चला देंगे, और उधर से वो आ रहे थे। तो देवेंद्र दुबे को पहला गोली चलाने वाला उसमें विनोद सिंह, एक मोतिहारी का अपराधी था जिसकी बाद में हत्या हो गई, वही विनोद सिंह ने पहले गोली चलाया। तो हमको लगता था कि मजबूरी में, अब उनके गाड़ी में जितने थे अनर गनर, ये जो लक्ष्मेश्वर शाह भी मारा गया था बृज बिहारी प्रसाद के साथ, इसने भी अपनी कार्बाइन से गोली चलाई, सरकारी कार्बाइन से, लेकिन सब लिपापोती हो गया। अब उस पर चर्चा भी बेकार है, लेकिन जो सत्य है वो मैं आपके कैमरे के द्वारा मैं बता रहा हूँ। देवेंद्र दुबे, विनोद सिंह का उस प्रकरण में होना थोड़ा समझ में आता है कि कहीं हमने देखा कि विनोद सिंह के भाई प्रमोद सिंह की हत्या कर दी गई, नाम आया आनंद पांडे का,
कहा गया कि देवेंद्र दुबे के प्रोत्साहन से आनंद पांडे ने। नहीं, नाम आनंद पांडे का नहीं आया था, देवेंद्र दुबे का आया था, मंटू तिवारी का आया था, वगैरह वगैरह कई लोगों का नाम आया था कि मारना था विनोद सिंह को और गलती से मरा गए प्रमोद सिंह। ये तो पूरी घटना हमको मालूम नहीं है, लेकिन नाम दुबे परिवार का आया था। ये उनके भाई का भूपेंद्र दुबे थे, उनका नाम आया था, सब लोगों का और नाम फिर ब्रिज बिहारी का ये एक्शन ही उनके कफिन के आखिर कील ताबूत के आखिरी कील अब हम साबित हो हुई। सकता है कि ब्रिज बिहारी के पीठ पर विनोद सिंह ने ही घटना को अंजाम दिया और ब्रिज बिहारी फंस जाए और बड़े लोगों का साथ हो और घटना भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मेरे पीछे भी कोई रहे, हो सकता है भी हो सकता है, दोनों परिवार में दुश्मनी कराने की कुछ भी हो सकता है। खैर उस चुनाव पर आते हैं जब आप निर्दलीय जीते। हाँ, क्या उम्र होगी अगर हम इस पे देखें? उस समय तो हमारी उम्र 23 साल थी, 23 लेकिन साल हाँ लगभग। उस समय उम्र में एमएलए हुए बहुत थे। कम थे और जेल में थे आप। हाँ, बेऊर जेल में थे, बेऊर जेल में थे। सूरज दादा भी उस समय बेऊर हाँ, जेल में सूरज ही भान थे। जी भी चुनाव थे और सूरज भान जी ने भी करीब, हमको लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीते थे, 1,02,000 वोट मिला था और सूरज भान जी उसमें 72 या 73 इस चुनाव की कहानी बहुत रोमांचक है। आप बताइए कि रात को क्या क्या हो रहा था जब काउंटिंग हुई? आप सो गए, कोई बोला, हाँ फिर आपको उठाया गया कि अरे भाई आप जीत कभी गए? कभी आगे चलो, कभी पीछे चलो, क्योंकि मेरे लिए तो सरजमी था नहीं। इतना यंग एज, हाँ, बताइए। यंग एज था और मेरे लिए रहने का घर भी नहीं था ना। हाँ। ननिहाल के घर में उनका बंगला, हमारे मामा जी का बंगला मिला था हमको चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, तो उसी बंगले में सारे लोग मेरे रहते थे हाँ, और उसी बंगले से राजनीति की गई, हाँ। राजनीति की शुरुआत हुई और उसी बंगले से चुनाव जीता। तो मेरे लिए अपना जमीन भी नहीं था, मैंने पग रखने का भी जमीन नहीं था, उस जगह से मैं चुनाव जीता और बड़ी तो खुशी हो हुई। रहा था कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे, आप कभी सोने आगे, चले क्योंकि गए। मैं हमेशा मैं जानता था, मुझे विश्वास था कि मैं चुनाव जीतूंगा, लेकिन आगे हाँ, पीछे होने के दरमियान थोड़ा सा जब आदमी मैच खेलता है हाँ। तो थोड़ा सा तो दिल में धक धक रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इतना यंग एज में आप हाँ, विधायक बनने वाले थे बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है। और दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट में, से सही बात आके, है, अपने नानी घर में दूसरे स्टेट से लड़ रहे आके थे। दूसरे स्टेट में राजनीति करना, जहाँ पे बहुत कम लोग जानता हो मेरे विषय में, और वहाँ से चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं गोविंदगंज का ऋणी हमेशा रहूँगा हाँ, और गोविंदगंज के ऋण को मैं चुकता इस जन्म में नहीं कर सकता, 7 जन्म लूँगा तब भी चुका नहीं सकता, क्योंकि मातृभूमि में जो मुझे स्नेह प्यार मिला और जिस तरीके से मैं चुनाव वहाँ पे लोगों ने आशीर्वाद देकर जिताया, मैं हमेशा तहे दिल से, हमेशा मेरे लिए वो धरती आदरणीय रहेगी, पूजनीय रहेगी और मेरे लिए हमेशा वो सर माथों पर रहेगी। तो ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा था कि आप मतलब ये आगे पीछे का कहानी से इरिटेट होके बोले अब हम चले सोने। हाँ, बिल्कुल। फिर जब नतीजा आया तो फिर आपको उठाया नहीं, गया मुझे कि जगाया गया, मुझे हमको याद है कि जब मैं सोने चला गया, सो गया, अब निद्रा हाँ। में चीज निद्रा में सो गया, तो सूरजभान जी हमको जगाए और अच्छा, सूरजभान जी गए और कहे अरे उठो, चुनाव जीत गया, तुम भी चुनाव जीत गए, चलो। तब वो एकाएक वो हमको आए और मिठाई लेकर के और जगाए, चुनाव हिला करके काफ़ी। हाँ, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, अब हम बोले मजाक का तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो शुरू से बढ़ते चले गए थे आगे, वो तो कभी पीछे नहीं हुए दिलीप सिंह से हाँ। मोकामा में। तो मुझे जगा करके सूरजभान जी ने पहला न्यूज़ दिया कि तुम चुनाव जीत गए। उसके बाद खुशियों का मतलब रहा। सूरजभान सिंह से मुलाकात पहली बार कहाँ हुई? जेल में ही हुई सूरजभान सिंह से, बेऊर जेल था, बेऊर पटना जेल में हुई। और सूरजभान जी अच्छे आदमी हैं। हाँ। सूरजभान जी का नेचर अच्छा है, इसलिए मैं हमेशा उनका मैं इज्जत करता हूँ। इन नामों में सूरज जो कहानियां चलती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या जो अपराध की गाथाएं हैं, उसमें सूरजभान सिंह का नाम भी लोग बड़ा खुल के लेते अब हैं। उनके जीवन के बारे में उनका अतीत क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ मुझे जानकारी है। राजेश पांडे कल इंटरव्यू में हम देखे कि कह रहे थे ना कि AK-47 पहली बार श्री प्रकाश के हाथ में पकड़ाने वाले सूरजभान सिंह। अब ये तो दादा बताएंगे, सूरजभान जी बताएंगे। मेरे को जहाँ तक जेल में मुलाकात हुई तो जेल में मुझे लगा कि सूरजभान सिंह टाइप का आदमी अपराधी हो ही नहीं सकता। इतना सरल स्वभाव, इतना सज्जन, इतना दानी, किसी का दुख न सुनने वाला, किसी मतलब इस टाइप के लोग हम लोग थे। और सूरजभान जी को मैं देखा तो कहा कि इतना बड़ा नाम है यार, और इस आदमी को देखो कि आदमी हमेशा जो है गरीबों के विषय में हमेशा अच्छा सोचते रहता है, तो ये आदमी कैसे अपराधी हो सकता है। तो मैं खुद सोचता था इस चीज़ को। दादा से भी पॉडकास्ट लाइनअप करने की बात हो रही है। खैर उनके एक बेटे आशुतोष हमारे साथ स्कूल में पढ़े थे, तो एक वो रिलेशन है। खैर अब तो वो नहीं है। बहुत दुखद घटना उनके लिए हुई। वो लड़का रहता आज तो हमको लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता, लेकिन वो लड़का नहीं रहा, इसलिए हम लोग के तो बहुत करीब आप लोग के साथ बच्चा की तरह जेल में रहने के नाते हम लोग बहुत परिवार से लगाव हो गया।
गोविंदगंज आते हैं, आपके भाई वहां से विधायक हैं, लोजपा रामविलास से प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत सम्मानित एक पोजीशन पर है। कैसे देख रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स को? नहीं, उनका पॉलिटिक्स है, उनका अपना पॉलिटिक्स है, अपना राजनीति करते हैं। और मैं भगवान से उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा उनका कामना करता हूँ। मैं यही कहूँगा कि गोविंदगंज के लोगों को हमेशा प्यार देते रहें, स्नेह देते रहें, उनके हर दुख दर्द का साथी बने रहें। क्योंकि सब कहीं भी कितना हो बड़ा हो जाएंगे, मैं उनको यही कहता हूँ कि वो जगह जो मैंने उनको दिया है, उससे स्नेह और उससे प्रेम कभी ना छोड़ेंगे। आप भी तो अब जिस अलायंस में है भाजपा, उसी अलायंस का हिस्सा है। चिराग खुद को मोदी के हनुमान बताते हैं। आप किस सीट को टारगेट कर रहे हैं इस बार? देखिए, अभी इस समय मैं राजनीति में चुनाव लड़ना चाहता था 2024, लेकिन अब असेंबली का चुनाव लड़ूंगा निश्चित। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में है, जहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। और संभावना है एनडीए गठबंधन हमको टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के सीनियर नेतृत्व से कोई बातचीत? भाजपा से मैं कह दिया हूँ, सीनियर नेतृत्व से। हाँ। देखिए, आजकल के परिवेश में जो जनता का नेता है, जो जनबल का साथी है, जिसे जनता पसंद करती है, प्यार करती है, दुलार करती है, उसे बड़े नेता पसंद नहीं करते। अब चमचई, दलाली, पैर छूने वाला, दिन भर पीछे पीछे घूमने वाला, वो तो हम लोगों से होगा नहीं। तो ये होता नहीं यार, इसीलिए हम टिकट से हमेशा वंचित हो जाते हैं। आप ये बोल रहे हैं, लेकिन आज का कल्चर आप जानते हैं कि टिकट से हमेशा वंचित हो जाते हैं इसी कारण से। हाँ, तो मैं टिकट से वंचित हमेशा इसी कारण होते हैं। मेरे से चमचई, दलाली, पैर पकड़ना ये नहीं हो सकता है। हाँ, लोगों को, जनता को भी अब सोचना चाहिए कि आप दलाल को जिता लोगे, दलाल जीत जाएगा, आपका तो काम करता नहीं। इसलिए आपके बीच में जो आपका सेवा करता हो, आपके साथ रहता हो, आपके दुख दर्द का साथी हो, उसे आप चुनाव जितवाओ। पार्टी दे या ना दे, जबरदस्ती उठा के लाओ, निर्दल लड़ा दो, लोग चुनाव जीतता नहीं है क्या? 2000 में जब आप निर्दलीय आए, अपने लोगों ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया आगे, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव से भी करीबियां आपकी खूब रही थी। तो लालू से जुड़ाव और बिखराव की क्या कहानी है? और फिर नीतीश लालू प्रसाद यादव से कभी नजदीकियां और दूरियां की बात नहीं। हाँ। और नीतीश और लालू प्रसाद नहीं, नीतीश से, अगर नीतीश कुमार की जहां तक बात करते हैं, तो हाँ। नीतीश कुमार से बढ़िया नेता अभी पूरे बिहार में नहीं है, देश में भी नहीं है, क्योंकि परिवारवाद उस व्यक्ति में नहीं है। नीतीश कुमार तो अपना सारा जीवन ही सादा जीवन जिया और सारा जीवन ही जनता के लिए समर्पित कर दिया। आप बताओ, पूरे बिहार में, पटना में कहीं उनका घर है अपना निजी? नहीं है। दिल्ली में कोई घर है निजी? नहीं है। तो हमको नहीं लगता नीतीश जी से ईमानदार छवि का कोई लीडर बिहार में होगा। अब लोग उनको बदनाम कर दें, लोग उनको पलटूमार कहें, तो ये जो आदमी सत्ता का सुख भोगने के लिए ये सब बातें करता है, तो सिर्फ नीतीश जी आ जाए। नीतीश जी वो आदमी है, वो तुड़ुक के एक का है कि जिधर जाते हैं उधर ही मुख्यमंत्री वही रहते हैं और सरकार उसकी बन जाती है। उस दौर में मुलाकात हुई थी कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हुई थी, बात हुई थी, बिल्कुल अभी होती है? बिल्कुल होती है। नीतीश जी हमेशा आदरणीय हैं और नीतीश जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। हाँ। और नीतीश कुमार जी से अच्छा नेता कोई नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी का नेतृत्व हटा दीजिए तो बिहार में बीजेपी भी गौण है। जिस पार्टी से मैं हूँ उस पार्टी को बता रहा हूँ, बीजेपी में भी कोई नेता नीतीश कुमार के टक्कर का नहीं है। बीजेपी का भी नैया पार होता है बिहार में। देश में बीजेपी का नाम होता है तो मोदी का नाम ले लीजिए, और बिहार में बीजेपी की नैया पार होती है तो नीतीश का नाम ले लीजिए। चाहे लालू की नैया पार, लालू जी 22-25 सीट पे आ गए थे, आप समझो मेरी बात। लालू जी 22 सीट पर आ गए थे और लालू जी को के लिए भी खेमनहार बन के नीतीश कुमार आए। और जब लालू जी से गठबंधन में चुनाव लड़े तो लालू स्वीप कर गए 70 सीट, 70 प्लस हो गए। इसलिए नीतीश कुमार जिधर जाएंगे उधर जाए। कोई नेता बोलते रहे उससे नहीं मतलब है, वो काम करने वाला व्यक्ति है ना। नीतीश कुमार जी के अंदर कोई स्वार्थ भावना नहीं है। वो हमेशा बिहार के सुख दुख के बारे में सोचते हैं, हमेशा बिहार कैसे विकास करेगा, बिहार को कैसे क्या मिल जाए, बस नीतीश जी यही सोचते हैं, इसका कुछ नहीं सोचते। लेकिन एक दौर था लालू भी खूब आपको स्नेह देते थे। लालू स्नेह देते थे, नीतीश कुमार, देखिए बता देते हैं, वो समय का बात पूछे तो बता देते हैं। नीतीश कुमार जी का हम लोगों ने 7 दिन की सरकार बनाई थी। हाँ। नीतीश जी का सरकार जब बना तो नीतीश जी बेचारे, सरकार टूटा उनका, सरकार गिर भी गया। लालू जी, क्योंकि लालू जी मजे हुए खिलाड़ी थे, लालू जी तोड़ जोड़ की राजनीति बहुत तेज करते थे, तो
तो 2000 में लालू जी ने काफ़ी तोड़ जोड़ करके सरकार बना लिया। सरकार बन गई लालू जी की, और लालू जी फिर पंचवर्षीय योजना में आ गए, 15वां साल अपना शासन किए। लेकिन जनता समझ चुकी थी, क्योंकि नीतीश को जनता पसंद कर रही थी, और उस समय भी नीतीश के साथ उनके घटक दल के लोग धोखा दिए। जो उनके साथ थे नीतीश जी को 2000 के इलेक्शन में, जो नीतीश जी मुख्यमंत्री बने 7 दिन का, तो उनके साथ जो उनके घटक दल के लोग थे, उस समय समता पार्टी थी नीतीश जी की, रामविलास जी उनके साथ थे, जनता दल यूनाइटेड बन गया था शायद, तो जनता दल यूनाइटेड ही था शायद उस समय, तो जनता यूनाइटेड बन चुका था, और नीतीश जी के साथ में रहने वाले लोग ही उनके पैर में कुल्हाड़ी घोंपने का काम किया और पीछे से खंजर घोंपने का काम किया, इसलिए 7 दिन में सरकार गिर गई थी। नहीं तो सरकार नहीं गिरती। नीतीश जी को अगर दिल से सब लोग लग के, बड़े बड़े नेता, कुछ लोग नहीं हैं इस दुनिया में, कुछ लोग हैं, अगर दिल पे हाथ रख के बोला तो सच्चाई सामने आ जाएगी। नीतीश जी को लोग चाहते नहीं थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश जी अपने मेहनत, अपने लगन और अपनी निष्ठा के चलते 2005 के नवंबर महीना में जब मुख्यमंत्री बने, तो कंटिन्यू लगातार हैं और आगे भी भविष्य में बने रहेंगे। कभी बीजेपी के साथ, कभी अलग, लेकिन कहीं ठीक जाए है। नीतीश जी बने रहेंगे, इसलिए बने रहेंगे, नीतीश जी के पास अपना जनाधार है। हाँ, नीतीश जी ने जो महिलाओं के लिए, जो बच्चों के लिए, स्कूल से लेकर के आज जो ये जीविका दीदी वगैरह नीतीश जी ने चलाया गांव में, जो नीतीश जी का विकास है, हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी, जल नल योजना के तहत हर गांव में नीतीश जी, नीतीश जी, नीतीश जी। शराबबंदी करके महिलाओं को कितना उत्थान किया उन्होंने। तो नीतीश जी हरदम जितना अच्छा काम किए हैं, उसी का उनको परिणाम मिल रहा है, आगे भविष्य में भी मिलेगा। और हमको लगता है जब तक नीतीश जी चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई हटा नहीं सकता माई का लाल। एक और बड़ा नाम था बिहार की कहानियों में, महरूम शहाबुद्दीन। आपसे उनकी कभी मुलाकात हुई क्या? शहाबुद्दीन से मेरी दोस्ती थी, संबंध थे, क्योंकि शहाबुद्दीन एक दुनिया के लिए कुछ भी हो, एक दोस्त परस्त इंसान था, जिसके साथ उसकी दोस्ती होती थी, उसके लिए वो अपना कुछ भी कुर्बान कर देता था। शहाबुद्दीन आदमी बहुत अच्छे थे मेरी नज़र में। शहाबुद्दीन को मैं देखा जब वो पकड़ के जेल में बंद थे और आए बेऊर जेल में, तो गीता भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, रामायण भी पढ़ते थे, तो पढ़ने का शौक़ था। अब वो क्या करते थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, उससे हमको क्या लेना देना। जस्ट लाइक वो राजनीतिक पॉलिटिकल आदमी थे, 4 बार के सांसद थे और प्रेजेंट सांसद थे उस समय जब हमारे साथ आए, जेल में थे वो। तो कई बार मुलाकात वैसे बाहर भी हुई है, विधानसभा के जब 2000 में सरकार बनी तब भी हुई थी हमारी उनकी मुलाकात। वो भी एमएलए को उठा रहे थे सरकार लालू जी का बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना उस समय। 7 दिन का सरकार बन गया, नीतीश जी की सरकार बनी, और काफ़ी सक्रिय थे नीतीश जी की सरकार न बनने देने के लिए। तो शहाबुद्दीन जिसके साथ रहते थे, पूरी वफादारी के साथ रहते थे। अब उनके साथ पूरी वफादारी के साथ अगर कोई साथ नहीं दिया उनके मरने के बाद, तो राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं दिया। राष्ट्रीय जनता दल, जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और ईमानदारी हमेशा अपने लिए पूरा जीवन दे दिया उस पार्टी के लिए, वो पार्टी उनके मरने के बाद उनके परिवार को, उनके बेटा को, उनकी पत्नी को, सबका साथ छोड़ दिया। उस बेऊर के पीरियड में 3 बड़े नाम, जो आप मतलब आपके साथ 2 और बड़े नाम अंदर थे, और कौन लोग थे उसमें से जिनको बाहर की दुनिया जानती है? देखिए जेल है, जेल में तो बहुत सारे लोग आते जाते थे। कोई ऐसा? उसमें धूमल सिंह थे, सुनील पांडे थे, मुन्ना शुक्ला थे, रामा सिंह थे, सारे लोग तो उस समय जेल में बंद थे, और सारे लोग जेल से विधानसभा में लोग आते थे। और आज सारे लोग पॉलिटिक्स के बड़े पोजीशंस पे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये बात फिर आपने जिन नामों को लिया, ये वही 8-9 नाम है जो सुबह ये अपने साधु यादव उस इंटरव्यू में ले रहे थे। तो ये क्या था, फॉरवर्ड ही दबंगई कर रहे थे या कुछ और बात? साधु यादव कभी फॉरवर्ड, देखिए जिसका भी जिसका नाम लिए, कभी इन्होंने किसी को सताया नहीं। साधु यादव, लालू यादव चलते ना, साधु यादव हैं। हाँ, साधु यादव बड़का जमींदार के राजा का लड़का नहीं ना है, हथुआ महाराज के लड़के तो नहीं हैं। तो साधु यादव की जितनी प्रॉपर्टियां हैं, पटना में 20 कट्ठा में घर है, दिल्ली में घर है, गांव में है, घोड़ा गाड़ी है, कहाँ से आया? बड़का उद्योगपति का बेटा है क्या साधु? साधु तो लालू को बदनाम करके और पैसे कमाने का काम किया, साधु हो या सुभाष हो। तो ये लोग सरकार को बदनाम करते थे। किसी के कंपनी से, टाटा की कंपनी हो, महिंद्रा की कंपनी हो, गाड़ी खिंचवा लेना, गाड़ी मंगा लेना, ये लोग तो लालू को बदनाम किया।
लालू उतना गलत काम नहीं करते थे। लालू को तो गलत काम साधु सुभाष करके साधु ने करके बदनाम किया। जब जब जितने भी पटना के छुटभैया अपराधी थे, के बड़े अपराधी जितने थे, सब साधु के कांटेक्ट में रहते थे। तो साधु यादव ने तो बिहार को लूटा है। इन लोगों का तो बना रहता था कि एसडीओ से पैसा, एसपी से पैसा, इतना जिला में साधु लेंगे, इतना जिला में सुभाष लेंगे। लालू यादव तो शायद हमको लगता है जानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे लालू यादव। उस दौर मुझे एक में घटना याद है ऑन टीवी, पता नहीं हमको कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, ये किसी को मालूम नहीं है। लालू यादव जेल में बंद थे और लालू यादव रांची जाने लगे। हमको याद है रांची जाने लगे। रांची में भाजपा की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे। और लालू जी से जब पूछा गया, लालू जी जब जाने लगे तो उसके पहले कहे कि एक अनवर रहता था एमएलसी उनके पास, तो कह रहे अनवरवा तनी फ़ोन लगाओ। मैं वहाँ खड़ा था, मौजूद था उस कमरे में। लालू हमको अपने बेटा की तरह मानते थे, मानते हैं, आज भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। तो लालू जी जब फ़ोन लगाए तो सीएम हाउस में एक शमशी रहता था, शमशी 222741 नंबर था सीएम हाउस का, मुझे याद है 222741। उस नंबर पे फ़ोन लगा और शमशी फ़ोन उठाया। शमशी से कहे कि तनी मैडम से बात कराओ, मीसा के माई से बात कराओ, मीसा जी के माता जी से यानी राबड़ी देवी जी से बात कराओ। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। तो जब जाने लगे लालू जी, तो सोचिए उस व्यक्ति के अंदर क्या था, उसके दिल में अपने सालों के प्रति। फ़ोन लगा, कहते हैं क्या रूम में से, अस्पताल का रूम, जेल का, बेगूर जेल का वो अस्पताल का रूम था। कहते हैं कि मीसा के माई हम तब जाता नहीं रांची, देखिए सधुआ सुबह सवा कोनो चीज़ पर दस्खत तरह से कर कुल तो मत करिए, बिना हमरा से पूछले या चाहे बिना भोला के बतैले। भोला यादव जो पूर्व विधायक, मैं सुना अपने आँख से। उसमें दो ही लोग थे, मैं और लालू। लालू जी और मैं, दो ही लोग था उस रूम में, जिस रूम से इस फ़ोन किए। तो कितना विश्वास लालू जी करते थे इन लोगों पे, एकदम विश्वास उठ चुका था इन लोगों पे, क्योंकि इन लोगों ने सरकार को बदनाम किया। 15 वर्षों में लालू यादव थोड़ी ना बदमाशी करते थे बेचारे। लालू यादव बड़े दिल के साफ आदमी है। कहा राबड़ी जाता देवी है भी बहुत भोली भाली, पिछड़ों के उत्थान में उनकी बिल्कुल भूमिका रहा। बिल्कुल, ये तो मैं आज भी कहता हूं, मैं किसी दल में चला जाऊंगा तो कहूंगा, जिन पिछड़ों को कुर्सियां नहीं मिलती थी, जिन दलितों को सम्मान नहीं मिलता था, उसका जन्म देने वाला है लालू। लालू प्रसाद यादव जी ने थाने से लेकर ब्लॉक से लेकर के एसडीओ के चैम्बर से लेकर एसपी से लेकर डीएम तक आवाज दिया पिछड़ों को, आवाज दिया दलितों को। और उस समय लालू के शासनकाल में जब लालू की चलती रहती थी, लालू जी की, तो उस समय लोग जाते थे और इन लोगों की फरियाद सुनी जाती थी। और हमेशा लोग, जो आदमी अगड़ी जाति जो सताती थी पिछड़ो जाति को, उन्होंने सताना बंद कर दिया। सब चीज़ें हैं, लालू जी ने तो जुबान दिया। लेकिन अब लालू जी को बदनाम करने वाले उनके लोग थे। लालू जी बदनाम हो गए, सरकार चली गई। इसीलिए ना अभी रगड़ना पड़ रहा है सरकार तेजस्वी को बनाने के लिए। वही अभी हम कह रहे थे कि आज भी वो उस दाग नहीं दौर मिटा का है। बैगेज आज भी तेजस्वी के ऊपर आज भी नहीं मिटा पड़ रहा है। आज भी नहीं मिटा है। आज भी लोग 15 साल सुनते हैं तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। उस समय के लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि 15 साल का क्या दौर था, कि दिन में उठा लिया जाता था लोगों को। दिन में मतलब बारात जा रही है, किसी का बारात जा रही है तो बारातियों को उतार कर, दूल्हे को उतार कर गाड़ी लेकर लोग पटना चलाता था मिलने के लिए, साधु यादव से, सुभाष यादव से, फलनवा से, ढकनवा से। तो ये स्थिति थी उस समय की। उस वक्त अगर कुछ बड़े नाम हुए, या अनंत या सूरजभान या कुछ ऐसे, हम लोग तो लड़े ना, जरूरी था। हम लोग देखिए, हम लोग तो लड़ते थे, ये सब अत्याचारियों से लड़ते थे। हम लोग तो लड़े हैं इन लोगों से, इसलिए हम लोग जानते हैं। तो साधु सुभाष के इन लोगों का मेरा नाम, मेरा हम गुट लोग का में- नाम इन लोग कैसे लेगा बढ़िया से? इन लोग तो, इन लोगों का तो हम लोग फाड़ के रखते थे साथ को। अच्छा, तो जो सामने वाला गुट था उसमें साधु सुभाष के अलावा भी कोई ऐसे बड़े नाम थे? जैसे अभी अशोक महतो की चर्चा होती है, या और नहीं, मैं अशोक महतो को नहीं जानता। और कौन कोई अशोक नाम महतो मैं कभी जानता नहीं। और साधु सुभाष के अलावा जो आपके नहीं, विपक्षी हमको गुट में साधु रहा? सुभाष थोड़ी ना, सुभाष साधु से हमको कोई लेना देना थोड़ी ना है। राजनीति में मैं बताया, साधु हाँ। सुभाष कोई बड़का भारी वो नहीं था। साधु सुभाष का एरिया सब बांट लिए थे लोग। साधु सुभाष नहीं, लालू जी के और भी लोग थे, शाहबुद्दीन थे, वो भी तो सरकार को बदनाम करते थे, ऐसा थोड़ी ना था। लालू जी शाहबुद्दीन को बहुत प्यार करते थे। शाहबुद्दीन कुछ मायने में अच्छे थे तो कुछ मायने में बुरे भी थे। हाँ। ये लोग गैंग, देखिए गैंगस्टर कौन था, गैंग चलाता कौन था, रुपया कौन असूलता था, सब जानता है। और बदनाम कौन होता था, आप भी जान रहे हो, जिसका वो नाम लेता है लोग।
अब जैसे कि उन्होंने नाम लिया, सबका लिया नाम, मुन्ना शुक्ला का नाम लिया उसने, छोटन शुक्ला का नाम लिया, भुटकुन शुक्ला का नाम लिया, फलानवा का लिया, ढेकनवा का लिया, तो ब्रिज बिहारी प्रसाद का नाम क्यों नहीं लिया? बोलिए, वो क्या थे? दूध के धुले थे? साहुद्दीन, ब्रिज बिहारी प्रसाद, साधु यादव, सुभाष यादव, कौन यादव, ढेकनवा ढेकनवा सिंह, एक से एक तो गामा पहलवान थे उन लोगों के साथ। तो हम लोग तो ये लोग अत्याचार करता था तो हम लोग इन लोगों को समझाते थे, बुझाते थे। हाँ, जिस तरीके का इलाज जरूरी था वो हाँ, किया नहीं जाता इलाज क्या, मान लीजिए कि ये लोग आपसे रंगदारी मांग लिए तो हम लोग आपके पक्ष में खड़े हो गए। हाँ, रंगदारी नहीं देना है तो नहीं हाँ, मिलता था। ये सब हाँ। क्या है सब? सरकार, मुख्यमंत्री जिसको चाहेगी वो कुछ भी बन सकता है। तन मुख्यमंत्री का पावर से, मुख्यमंत्री का समर्थन हट जाए तो ये लोग साले भीगी बिल्ली बन गया कि नहीं आज? हाँ। कौन पूछ रहा है? कुकरो पूछ रहा है। खैर, एक अभी चलिए, ये तो कहानियां अच्छी रही। एक नाम है, आपने बिहार का वो दौर देखा है पॉलिटिक्स का, अभी अपराध की दुनिया को नजदीक से देखा। अभी एक नाम है लॉरेंस बिश्नोई। इसके काम करने के तरीके को, इसके प्रभाव को कहा जा रहा है कि कई राज्यों में है, किसी तरीके से सफाया हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? आप देखते हैं इन चीजों को? देखिए, मैं जिस व्यक्ति को जानता नहीं, उस व्यक्ति के विषय में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। सबका अपना अपना परिक्षेत्र है, सबका अपना अपना काम है। मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ, राजनीतिक में हूँ, राजनीतिक करना चाहता हूँ। क्या ये सब उलूल जुलूल सवाल पूछ करके हमको आप गलत ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं? क्या मतलब है? आजकल तो लोगों का ट्रेड बन गया है, किसी का नाम ले लो और बाद में कहीं से फ़ोन करवा लो और फिर कहो कि सुरक्षा दे दो भैया। ठीक है, तो लोग बात मुझे कर रहे मुझे हैं मुझे तो ना हमने सुरक्षा पूछा। मांगने का शौक हाँ, है, ना हाँ। मुझे सुरक्षा मांगने का शौक है, ना किसी का नाम लेने का शौक है। सबका अपना अपना जीने का तरीका है। लॉरेंस बिश्नोई का पेपरों में मैं पढ़ता हूँ, टीवियों में देखता हूँ, उसका अपना जीने का तरीका है, जी रहा है, जिए बेचारा। अपराध का एक ग्राफ था बिहार में, यूपी में भी था, पिछले 30 सालों में कम हुआ, लेकिन क्राइम कंट्रोल बिहार वर्सेस यूपी आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले का दौर था कि जो अपने मान सम्मान के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते थे लोग, और आज का ट्रेंड अपराध का है। तो अपराध न ख़त्म हुआ था आदि अनादि से, न ख़त्म होगा। आदि अनादि अनंता चलते आ रहा है। ये सतयुग से चलते आ रहा है, कलयुग में क्या ख़त्म होगा? यूपी या बिहार हो, आप जो आदमी, कभी मैं किसी का नाम सुनता हूँ, जो आदमी हर चीज़ छोड़ करके और ट्रैक बदल दिया है, फिर उसको लोग परेशान करते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है, किसी के भाई की हत्या हुई, किसी के ज़मीन को कोई दखल किया, अगर वो लड़ाई लड़ा है और लड़ाई लड़ने के बाद से फिर सब चीज़ छोड़ करके एक सामाजिक जीवन जी रहा है, तो फिर उसको परेशान किया जा रहा है। जो अपराध करे उसको, जो अपराध किया है, जो अपराध कर रहा है उसको दंड दीजिए ना। जो अपराध नहीं करता उसको बेमतलब परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का अच्छा क्रियाकलाप है और देश उनमें अपना एक नया भविष्य देख रही है। एक हिंदुत्व के हिंदूवादी नेता हैं हमारे गोरखपुर पीठाधीश, गोरखनाथ पीठाधीश्वर, जिसको हम लोग मानते हैं। अभी आ रहा है ना मकर संक्रांति 14 तारीख को, तो जब तक हम लोग वहाँ खिचड़ी नहीं चढ़ा लें तब तक हम लोग खिचड़ी नहीं खाते हैं। तो हम लोग का ही पर पार्टी है। तो एक हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, इनमें देश अपना भविष्य देख रहा है और 2029 के, आपके सामने ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, 2029 के होने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। इसलिए देश उनके नेतृत्व में चलेगा और देश आगे बढ़ेगा। बिहार में आने वाले समय में, आप सक्रिय राजनीति में अभी हैं, किस तरीके का डेवलपमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो स्लो है या जो अगले 10 साल आप बिहार को कैसा देखना चाहते हैं? बिहार में मैं बीजेपी में हूँ, तो बीजेपी की बात करूँ, अगले 10 साल जब तक नीतीश कुमार जी जिंदा है, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। बिहार में सबसे पहली बात है, हमारी पार्टी को अब जरूरत है कि पहले अपने पार्टी में एक नेतृत्वकर्ता का चयन करें जो पार्टी का नेतृत्व कर सके। अब ज्यादे जोगी मठ उजाड़, बिहार में भाजपा में ज्यादे जोगी मठ उजाड़। अब हमारे प्रभारी नियुक्त होते हैं, संगठन मंत्री नियुक्त होते हैं,
लेकिन नेता कोई नहीं है, फेस किसी का नहीं है। ये तो भाजपा की डेवलपमेंट की आप बात देखिए हुई। मेरी बात सुनिएगा, फेस अगर सम्राट चौधरी को मानना है तो सम्राट चौधरी को मान लेना चाहिए। फेस अगर क्या नाम है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं उनको मानना चाहिए तो उनको मान लेना चाहिए। फेस हमारा अगर मानना है तो जितने भी नित्यानंद जी को मानना चाहिए तो मान लेना चाहिए ना, एक फेस को आगे करना चाहिए और भाजपा में वो अभी बहुत कमी है। भाजपा में जैसे कि हमारे चंपारण से ले लीजिए, 4 बार के सांसद संजय जायसवाल जी हैं, उनको कैबिनेट में जगह मिलना चाहिए था, नहीं मिला बेचारे को। जैसे झारखंड में ले लीजिए निशिकांत दुबे जी, जिन्होंने हेमंत सोरेन को सारे काले कारनामों को उजागर किया, तो निशिकांत दुबे को मंत्री बनाना चाहिए, नहीं बना सके। तो मंत्री यहाँ वही बनता है और चाहे नेता वही बनता है जो सब सर्वगुण संपन्न हो। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बिहार में आप क्या देख रहे हैं? स्पीड ठीक है और ज्यादा? नहीं बहुत बढ़िया। आप पटना देखो ना, आज पटना देखो, आप कितना उम्र हो गया? 29 साल उम्र हो गया। हाँ। 10 साल पहले का पटना देख लो, 10 साल पहले का पटना देखो, 10 साल पहले का गंगा घाट देखो, 10 साल पहले का NH देखो, 10 साल पहले का कोई जिला का देखो, 10 साल पहले बेगूसराय देखो, 10 साल पहले बक्सर देखो, 10 साल पहले मोतिहारी देखो, चारों दिशा में घुमा दिया। 10 साल पहले पूर्णिया देख लो। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में जितना शहर चमकना चाहिए उससे ज्यादा चमक रहा है, और आने वाला समय जो बचा खुचा थोड़ा मोड़ा है वो भी और बढ़िया से चमकेगा और बढ़िया से विकास होगा। एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रहे, अभी पदयात्रा कर रहे थे जन सुराज के नाम से, प्रशांत किशोर, जो एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच एक तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, बिहार को एक अच्छी राजनीति देने की बात करते हैं। आप समाज के बीच में रहते हैं। प्रशांत किशोर जी अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन सुनते किसी की नहीं है। अगर हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं और हम लोग सड़क पे घूम करके गरीबों के बीच में बैठ करके अगर हम लोग मशवरा देना चाहेंगे तो उसको नहीं सुनेंगे। प्रशांत किशोर जी को बिहार की राजनीति करने के लिए, ये पिछड़ों का राज्य है और बिहार की राजनीति करने के लिए सुनना पड़ेगा, कान को खोलना पड़ेगा, आँख को खोलकर देखना पड़ेगा। और जब तक ये उनके अंदर नहीं आएगा और जब तक अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे तब तक हमको नहीं लगता कि बिहार एक ऐसा राज्य है। आपसे भेंट हुई है उनकी? हाँ है, भेंट है तो अच्छी है, अच्छा संबंध भी है, भेंट भी है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है, जब सुनता है ना कि फला सम पांडे, फला सम तिवारी, फला सम सिंह, तो हाँ जो पिछड़ों का एक तबका वोट है वो फिर खसक जाता है। इसलिए बिहार के आने वाले 10-20 साल तक थोपा हुआ मुख्यमंत्री बन सकता है इस जाति के लोग, लेकिन अपने आगे आकर के और अपने जनमानस को अपने बीच आकर्षण करके मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे राजपूत हो। हाँ कोई पार्टी थोप दे, बना दे तो दूसरी बात है, लेकिन अपने को आगे करके और अपने नेतृत्व में अपने संगठनात्मक ढांचा को दिखाते हुए, चाहे कि सरकार बना ले, चाहे कि 25-30 MLA बना ले, हमको संभव नहीं लगता। वैसे मेरी शुभकामना उनके साथ। आप बोले कि लालू जी आपको अपने बेटे की तरह मानते थे। मानते थे, नहीं मानते हैं, आज भी मानते हैं। आपने कहा नीतीश जी भी उसी तरह मानते हैं। तेजस्वी यादव से आपके कैसे रिश्ते हैं? हाँ कहता ना, जो मेरा बेटा राजन तिवारी नहीं हो सकता, तो लालू प्रसाद यादव का बेटा लालू प्रसाद नहीं हो सकता। हाँ। हमको याद है लालू प्रसाद यादव जी इतना बड़ा दातुन नीम का लेके सुबह बैठ जाते थे 7:30 बजे, और 9 बजे तक दतवन करते रहते थे, और 9 बजे तक वो 1000, 2000, 3000 आदमी से मिलके निपटा देते थे। उनकी गाली और डांट भी लोगों को आशीर्वाद लगता था, अच्छा लगता है, आज भी है। तो तेजस्वी जी को अगर लालू यादव बनना है तो लालू यादव के नेचर में ढलना पड़ेगा, और लालू यादव का नेचर जब उनके अंदर आ जाएगा, लालू यादव का जब विचार उनके अंदर आ जाएगा टोटल, तो लालू यादव के उत्तराधिकारी, पुत्र होने से कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, उनके संस्कार को, उनके सारे गुण को, उनके सारे किए हुए क्रियावन कार्यों को अपने में ढालना पड़ेगा। लालू यादव गरीबों के मसीहा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आपने कहा कि जब तक नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के बाद क्या जदयू का फ्यूचर लगता है? नीतीश कुमार जी के बाद जदयू का फ्यूचर कमी थोड़ी ना नेताओं की, लंबा फेरिस्त है।
कौन है? नीतीश कुमार जी के बाद लंबा फेरिस्त था, मैंने कहा ना, हाँ। लंबा फेरिस्त था नीतीश जी के पास। अभी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं, श्रवण कुमार हैं, विजेंद्र बाबू हैं, और सबसे बड़ा नीतीश जी का बेटा। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, नीतीश जी को बेटा को भी एक्टिव होना चाहिए। निशान। हाँ, निशान जी को, नीतीश जी के बेटा को एक्टिव होना चाहिए राजनीति में, इसलिए कि हमारे बचे खुचे कार्यों को पूरा करेगा। हाँ। पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, हम्म, तो निशांत में कर्तव्य करने का जो कर्तव्य नीतीश कुमार का है, हम्म, वीर तो वही है, नीतीश का खून है। नीतीश जी का जब खून है तो काम तो नीतीश जी की तरह करेगा, वो भी ईमानदार है, उसको भी आगे बढ़ना चाहिए राजनीति में। मैं आगे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर अगर नीतीश जी के कानों में आप मेरी शब्द जाए तो उनको एक बार निशान जी पे भी भरोसा करना चाहिए, राजनीति में लाना चाहिए। बनना नहीं बनना तो बात की बात है ना, बनना नहीं बनना बात की बात है, लेकिन राजनीतिक में, राजनीतिक परिवार का है, राजनीतिक खून है, तो गुण तो आएगा ही आएगा। हमको लगता है उनको आना चाहिए। भाजपा, आप जितनी मुखरता से बात कर रहे हैं, हमारा उम्मीद है कि आपको भाजपा टिकट दे, लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ मतलब ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं तो क्या आप मैदान में हैं? अब नरकटियागंज में चुनाव तो लड़ेंगे, लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे चुनाव। समाज के बीच में समय भी दे रहे जनता हैं। लड़ाएगी तो लड़ेंगे, हाँ, जनता बुलाएगी तो जाएंगे, और जनता कहेगी तो वो काम करेंगे। मैं देखिए, मैं वो इंसान हूँ कि जिस रूप में मुझे जनता देखना चाहती है, मेरे समर्थक देखना चाहते हैं, वही रूप मुझे अच्छा लगता है। अब किसी, हाँ, क्षेत्र, चाहे उस रूप को कोई नाम दे दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण को चक्रधारी भी कहा जाता था, भगवान कृष्ण को छलिया भी कहा जाता था, भगवान कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता था। तो मुझे जनता जिस रूप में देखना चाहती है, उस रूप में, उस समय मैं रूप बदलता भी हूँ। समय बिता रहे हैं क्षेत्र में? हाँ, मैं रहता हूँ, समय बिताता हूँ, और जनता के बीच हमेशा रहता ही हूँ। जनता चंपारण मेरी कर्म भूमि, मेरी तपोभूमि, मेरी जन्म भूमि, मेरी मार्गदर्शन की भूमि चंपारण है, और पूरा सूबा चंपारण के साथ साथ मैं पूरा पूर्वांचल ही घूमता हूँ। और पूर्वांचल में अगर मैं आह्वान करूँ तो बहुत बहुत नेताओं की भाई जेबें ढीली हो जाती हैं। जेबें मैं क्या बोलूँ गलत सा, तो मेरे पास है जनाधार इतना कि हर क्षेत्र में 2-4 हज़ार लोग मुझे पसंद जरूर करते हैं, लेकिन मुझसे, मैं लगता है ना, जितना मैं लोकप्रिय हूँ, जितना जनता मुझे मानती है, नेता उतना नहीं मानते। नेता 1-2 मुझे अगर मानते हैं तो 99 काटने वाले रहते हैं। बड़े नेता जो आज कहीं किसी जगह पे पहुंच गए हैं, किसी ज़माने में कोई हमारे पीछे चलता था, किसी ज़माने में कोई हमारे आगे चलता था, किसी ज़माने में कभी मुझे जगाता था, किसी ज़माने में कभी मेरे मन के हर मेरे साथ के इतने अच्छे आगे चले गए, इतना मेरे बनाए हुए लोग आगे चले गए कि आज जिसको मैंने मदद किया, जिसको मैंने बनाया, जिसको मैंने, उसके दिल पर हाथ कभी वो सोता होगा तो सोचता होगा कि मैंने किसके लिए क्या मदद की। वैसे व्यक्ति राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने के बाद सबसे पहला उसका टारगेट रहता है पीठ के पीछे तो राजन तिवारी। तो कुछ तो बात है मेरे अंदर, नाम तो बहुत बना, कुछ तो बात है ना मेरे अंदर कि मुझसे जलने वाले लोग मेरे ही अपने, मेरे पीठ में खंजर झोंकने वाले लोग मेरे ही अपने, मुझे धोखा देने वाले लोग मेरे ही अपने। भले केसेस में से नाम आके बना, लेकिन आज बिहार में राजन तिवारी का नाम तो, मैं कहूँ ना, एक शायर ने एक शायरी कहा कि किस किस के हाथ में तलाश करूं लहू अपना, इस शहर के हर शख्स ने दस्ताने पहन रखे हैं। क्या बात है। तो इसके साथ हमारा चर्चा बहुत अच्छा लगा। अच्छा रहा। आप के चैनल में आपने मुझे इनवाइट किया और आपने मुझसे पूछा, कुछ के दिल का बयां कुछ सामने आ गया, कुछ जीभा पे आ गया, और मैंने आपको बताया। ऐसे ही अनसुनी कहानियों को अगले पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, और आपने एक बहुत मैं एक ही बात कहूंगा नई पीढ़ी से, आपके माध्यम से, कि किसी के बहकावे में नहीं जाना है, किसी चाकू चौंध की दुनिया को नहीं देखना है, अपने पिता के मार्गदर्शन पे चलना है, और एक निष्ठावान छात्र की तरह बढ़िया से पढ़ाई पढ़े और बढ़िया से पढ़ करके कुछ अच्छा काम करना है। बुरे कामों में कुछ रखा नहीं है, बुरे काम को कसम खाएं। हर परिवार का बच्चा जो गलत रास्ता पकड़ रहा है, ना किसी से धोखा करेंगे, ना कभी किसी से चीटिंग करेंगे, ना कभी किसी से गद्दारी करेंगे, हमेशा सत्य का साथ देंगे और अच्छा काम करेंगे।
ताकि उसका और उसके पिता का दोनों का नाम रोशन हो सके। धन्यवाद सर, आपने धन्यवाद। 1 घंटा से अधिक समय हमको दिया। उम्मीद है इस इंटरव्यू से आगे का जनरेशन सीखेगा भी। आपने कहा कि ग्लोरीफाई क्यों करना है वैसे लोगों को, जिससे यूथ जो है गलत रास्ते पर जाए, अच्छे रास्ते पर जाए। और उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। कई सारी ऐसी बातें जानने को मिली हैं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, अनसुनी कहानियां और पॉलिटिकल इंटरव्यूज लेकर आपके साथ हम हाजिर होते रहेंगे लाइव सिटीज के इस पॉडकास्ट शो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।